नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बहू की सेवा। सिया, मेरा वॉलेट और घड़ी दो जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। हाँ, अभी आई। ये लो अपना वॉलेट। सुनो, शाम को आते वक्त पापा जी की दवाइयाँ लेते आना। ठीक है ठीक है, रोज़ कोई न कोई काम बता ही देती हो। झुंझुलाते हुए रजनीश ऑफिस के लिए निकल गया। तभी अंदर से ससुर जी राकेश जी की आवाज़ आई। बहू, जरा मेरा चश्मा देखना कहाँ रख दिया। ये लीजिए पापा जी, सुबह आपने टीवी के पास रख दिया था। बहू, जरा वो अखबार भी पकड़ा देना। कुर्सी पर बैठे बैठे ही उन्होंने कहा। सिया की सासू माँ दमयंती जी, जो पूजा करने बैठी थी, उन्होंने ससुर जी की तरफ तिरछी नज़रों से देखा। बाद में उन्होंने अपने पति को कहा, आप हर एक छोटे मोटे काम के लिए बहू को आवाज़ क्यों लगाते रहते हो? थोड़ा बहुत तो खुद ही हिल डुल लिया करो। उस बेचारी की सुबह से शाम तक फिरकी बनी रहती है। अरे भाग्यवान, बहू तो होती ही है सेवा करने के लिए। फिर मैं थोड़े ही कोई भारी काम करवाता हूँ। बात हल्के और भारी काम की नहीं है, लेकिन हमें अपने काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। वो शिकायत नहीं करती, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे काम का जिम्मा सिर्फ उसी का है। तुम तो अनोखी सास हो। सबके घरों में तो सास ही तानाशाही करती है, लेकिन तुम तो ससुर को ही तानाशाह बना रही हो। राकेश जी ने दांत खिखियाते हुए कहा। जी, सास तो मैं हूँ, लेकिन हूँ तो मैं भी एक औरत ना। मुझे पता है सुबह से शाम तक काम करने के बाद कैसा महसूस होता है। उधर सिया फटाफट अपने काम निपटाने में लगी थी। उसका 3 साल का बेटा सोनू अपने सारे खिलौने घर में बिखरा कर खेल रहा था। दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी थी। दमयंती जी ने सिया के हाथ से सब्जी लेते हुए कहा, बहू तू ये सब्जी छोड़ दे, मैं काट दूंगी। थोड़ा बहुत काम मुझे भी बता दिया कर। सासू माँ की बात सुनकर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मी जी, आप काट दीजिए। मैं छत से कपड़े उतार लाती हूँ। जैसे ही सिया ने छत पर जाने के लिए सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पैर रखा, न जाने कैसे उसका पैर फिसल गया। लड़खड़ाते हुए वो धड़ाम से नीचे आ गिरी। गिरने की आवाज़ सुनकर दमयंती जी और राकेश जी भागे भागे आए। देखा तो सिया दर्द से कराह रही थी। उसके पैर और हाथ में काफ़ी चोट आई थी। किसी तरह से उन्होंने सिया को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर छोटा सोनू भी रोने लगा था। राकेश जी ने रजनीश को फ़ोन करके बुला लिया, क्योंकि सिया को अस्पताल लेकर जाना था। कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूट गई थी। सच में सिया के दाएं पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था। हाथ में भी चोट आई थी। 2 दिनों तक सिया को अस्पताल में भर्ती रखना पड़ा। घर संभालना सबके लिए मुश्किल हो रहा था, ऊपर से सोनू। वो तो सिया के बिना खाना भी नहीं खा रहा था। जब सिया प्लास्टर बंधवाकर घर वापस आई तो सोनू की जान में जान आई। रजनीश ने दूसरे दिन अपने मम्मी पापा से कहा, मम्मी, डॉक्टर ने सिया को कम से कम 40 दिन का रेस्ट बताया है। मैं सिया के भाई को फ़ोन कर देता हूँ कि सिया को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाए। क्यों बेटा, सिया को मायके क्यों भेज रहे हो? माँ, अब यहाँ कौन इसकी सेवा करेगा? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और मुझसे तो घर और ऑफिस का काम होने से रहा। लेकिन बेटा, इस तरह उसे मायके भेजना अच्छा नहीं लगता। याद है जब समधन जी का ऑपरेशन हुआ था, उस समय उन्होंने सिया को मदद के लिए बुलाया तो तुम सबने साफ मना कर दिया कि यहाँ घर कौन संभालेगा। अपने भाई की शादी में भी वो मेहमानों की तरह सिर्फ 2 दिनों के लिए ही मायके गई थी। बेटा, 5 साल से सिया पूरा घर संभाल रही है, हम सबकी सेवा कर रही है, तो क्या हम सब मिलकर 1 डेढ़ महीना उसकी देखभाल नहीं कर सकते? सिर्फ मुसीबत के वक्त मायके वालों को परेशान करना ठीक नहीं है। माँ का तर्क सुनकर रजनीश की गर्दन नीचे झुक गई। आप बोल तो ठीक रही हैं मम्मी, लेकिन इतना काम कैसे होगा? बेटा, रसोई का काम मैं देख लूँगी। हम कुछ दिनों के लिए एक आया रख लेंगे जो सिया की देखभाल कर देगी और घर की साफ सफाई भी कर देगी। और तुम और तुम्हारे पापा को भी घर के कामों में हाथ बटाना होगा और सोनू को भी संभालना है। माना कि सिया की तरह नहीं, लेकिन क्या हम इतने लोग मिलकर कुछ दिनों अपनी बहू की सेवा नहीं कर सकते? ठीक है माँ, मैं आज ही कोई आया ढूंढता हूँ।
अंदर कमरे में लेटी हुई सिया की आंखें सजल हो गई थी। उसे आज अपने इतने सालों की सेवा का फल जो मिल गया था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।